जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत जो है कुछ मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। इकोनॉमिक्स के 5 मॉडल पेपर जारी किए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं। इसमें से जो भी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। उसका सही आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसके राइट आंसर क्या क्या है। चलिए, कल मैंने जो आपको जो है इसका जो पहला सेट था मैंने हल कर दिया था। आज मैं जो है प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत जो दूसरा सेट जारी किया गया है मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का, उसे मैं हल करके आपको बताऊंगा और उसके राइट आंसर क्या है मैं बताऊंगा आपको। देख लीजिएगा, ये जो है एग्जाम में इसमें से इस सेट से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दूसरा कोई पहला सेट है। ये समोता जो है पहला सेट है जिसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। हम दूसरा सेट लेते हैं। दूसरा सेट लेते हैं। सेट नंबर 2 है क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बहुविकल्पित प्रश्न। 30 प्रश्नों का एक सेट है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार। तो आर्थिक क्रिया जो है उत्पादन भी आर्थिक क्रिया है, उपभोग भी आर्थिक क्रिया है, विनिमय भी आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा जो है जो निवेश होता है, निवेश भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है, वितरण भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो जीवन यापन करने के लिए की जाती है। किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन्हीं गतिविधियों को हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो आर्थिक क्रिया 5 प्रकार की होती हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इसके अलावा वितरण और निवेश। ये 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो पहले का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है उसे बोलते हैं आर्थिक लागत बोलते हैं। तो दूसरे का डी आंसर होगा। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जो निर्णय जो लिए जाते हैं, थोड़ा सा खोना गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण निर्णय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सरकार द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार द्वारा लिए जाते हैं। चौथा, रेखा चित्र में मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर देखिए परिवर्तन, कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है इतना, और इतना ही मांग मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उतना ही परिवर्तन जो है मांग मात्रा में भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर है, लेकिन इकाई लोचदार होगी। तो चौथे का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, इकाई लोचदार होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है। जब हम एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। तो पांचवा का राइट आंसर होगा स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु में ऐसी वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग हम संयुक्त रूप से करते हैं, जैसे जूता और मोजा, बाइक और पेट्रोल, ये सब पूरक वस्तु है। लेकिन स्थानापन्न वस्तु क्या होती है, इनका हम क्या करते हैं, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको अगर रसमलाई खाना है, रसमलाई नहीं मिली तो रसगुल्ला खा लिए, रसगुल्ला नहीं मिला तो गुलाब जामुन खा लिए। जब हम एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो इसी को बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। सैमसंग का मोबाइल चाहिए था, सैमसंग का मोबाइल नहीं मिला तो हम जो वीवो का मोबाइल ले लिए, दूसरी कंपनी का मोबाइल ले लिए। छठा, जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे कहा जाता है। तो एक होता है अल्पकाल होता है, एक दीर्घकाल होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि
इसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जब दीर्घकाल की बात आती है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। यहाँ बात है कि सभी साधन परिवर्तनशील किसमें होंगे? दीर्घकाल में। छठे का राइट आंसर होगा सी, दीर्घकाल। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? पूंजी, श्रम, भूमि, ये सभी साधन उत्पादन के साधन है। लेकिन इन सभी साधनों में जो सक्रिय साधन है वो क्या है? श्रम। श्रम जो है एक सक्रिय साधन है। तो सातवें का बी होगा। आठवां, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत रुपये 100 रुपये। 100 रुपये उसकी स्थिर लागत है, यानी टीएफसी बराबर दिया है 100 रुपये। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने में 10 इकाई इसको बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। करने में औसत स्थिर लागत क्या होगी? औसत स्थिर लागत पूछा जा रहा है, एएफसी पूछा जा रहा है। एएफसी पूछा जाता है। एएफसी बराबर होता है टीएफसी अपॉन क्यू होता है। तो टीएफसी का मान यहाँ पे 100 दिया है और क्यू का मान दिया है 10। 100 में 10 से भाग कर देंगे कितना जाएगा? 10। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा 10। नौवां देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? ए आर बराबर एम आर ब्रैकेट में ई अपॉन ई माइनस 1, यही सही है। एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ए आर बराबर होता है एम आर ब्रैकेट में ई बटे ई माइनस 1। इसका एक फार्मूला था। एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी फार्मूला एमसी नहीं होता है। एमसी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 9वें का ए। 10वां देखते हैं, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो पूर्ति का संबंध समय से भी होता है और कीमत से भी होता है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। ऐसा बाजार जिसमें केवल एक ही विक्रेता हो, एक ही उत्पादक हो, एक ही फर्म हो, तो ऐसे बाजार को बोलते हैं एकाधिकार बाजार बोलते हैं। तो 11वें में राइट आंसर होगा एकाधिकार। एक का अधिकार, पूरे बाजार में जब किसी एक फर्म, एक उत्पादक या किसी एक विक्रेता का अधिकार होता है तो उसी को बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या एक होती है, उत्पादकों की संख्या एक होती है या विक्रेताओं की संख्या एक ही होती है, लेकिन क्रेताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। 12, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो फर्म का जो मांग वक्र होता है वो पूर्ण लोचदार होता है। कुछ इस तरह से होता है। जो ईआर वक्र होता है, ईआर वक्र ही जो होता है फर्म का मांग वक्र होता है। तो ईआर बराबर एमआर होता है, ये प्राइस स्थिर होती है। ईआर एमआर दोनों ही एक्स के समांतर होते हैं। ये स्थिति जो होती है, यहाँ पे जो लोच होती है ये अनंत होती है, बहुत अधिक होती है। तो किस बाजार में फर्म का मांग पूर्ण लोचदार होगा? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होगा। आगे हम देखते हैं। एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है। तो एक एकाधिकारी जिसकी पूरे बाजार में उसी का नियंत्रण है, वो क्या क्या नियंत्रित कर सकता है? तो एकाधिकारी जो है केवल कीमत को नियंत्रित कर सकता है, उत्पादन को भी नियंत्रित कर सकता है, कीमत तथा उत्पादन दोनों को नियंत्रित कर सकता है, या तो ए या तो बी। तो जो एकाधिकारी होता है वो कीमत को भी नियंत्रित कर सकता है और उत्पादन को भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन किसी समय विशेष में वो या तो कीमत को नियंत्रित करेगा या तो पूर्ति को नियंत्रित करेगा। दोनों को वो एक साथ नियंत्रित नहीं करता है, या तो कीमत या तो पूर्ति, यानी या तो ए या तो बी। तो 13 का राइट आंसर होगा या तो ए या तो बी, डी होगा। 14, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार मूल्य को हम अल्पकालीन बाजार से परिभाषित करते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम आय और रोजगार का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था में रोजगार की आवश्यकता है। 15 के होगा। समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र
जिसके अंतर्गत जो है अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का, सभी क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो है आय का, रोजगार का, निवेश का, बचत का, राष्ट्रीय आय का, समग्र मांग का, समग्र पूर्ति का, मुद्रास्फीति का, मुद्रा अस्फीति का, मंदी का, बजट का, व्यापार संतुलन का, भुगतान शेष का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा 15 का, अर्थव्यवस्था में रोजगार की आवश्यकता है। पूर्ति का नियम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, मांग की व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, बाजार में जो कीमत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। 16 पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी के स्टॉक में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे बोलते हैं पूंजी निर्माण बोलते हैं, पूंजी निर्माण। तो 16 का सी हो जाएगा। 17 राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, पुराने वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल नहीं किया जाता है। तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। 17 का ये आंसर होगा। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, पुराने वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को भी शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में जो है चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे हस्तांतरण हो, चाहे गैर इनकम हो, गैर अर्जित आय हो, हम इसको शामिल नहीं करते। हम केवल अर्जित आय को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो अंतिम वस्तु सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उससे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो 17 का ये होगा। 18वां एनएनपी भरना है, इसमें क्या भरा जाएगा? देखो जीडीपी माइनस घिसावट, जीएनपी माइनस घिसावट। यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रास है, ग्रास को नेट किया गया है, ग्रास को नेट। तो ग्रास को नेट कैसे किया जाता है? जब हम मूल ह्रास या घिसावट को हटा देते हैं तो जीएनपी माइनस जीएनपी करेंगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, घिसावट करेंगे तो ये जी कन्वर्ट हो जाएगा ईएन में, ईएन अपनी जगह रहेगा, पी अपनी जगह, यानी एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है ना, यानी विकल्प 18 का ये विकल्प सही है। बाकी के यहाँ प्लस किया गया ये गलत है, यहाँ आप प्रतिस्थापित किया गया ये भी गलत है। अगर ग्रास को नेट में कन्वर्ट करना है, सकल को शुद्ध में कन्वर्ट करना है तो हमको घिसावट या मूल ह्रास को निकालना रहता है, माइनस करना रहता है। तो 18 का आंसर होगा ए। 19वां देखते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो हम किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को जो अगर एक से अधिक बार शामिल करते हैं तो इसको बोलते हैं दोहरी गणना बोलते हैं, दोहरी गणना। राष्ट्रीय आय में क्योंकि जब गणना की जाती है तो इसमें दोहरी गणना को माइनस कर दिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर दिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल यहाँ पे नहीं करते हैं। 19 का राइट आंसर होगा दोहरी गणना। आगे 20वां किसके अनुसार मुद्रा हुआ जो मुद्रा का कार्य करे? इसको हार्टली विदर्श ने कहा था, हार्टली विदर्श ने कहा था मुद्रा हुआ जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापा, मूल्य का संचय, इनमें से सभी, ये सभी मुद्रा के कार्य है। मुद्रा विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापा भी है, मूल्य का संचय भी करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन कौन सी? तो व्यापारिक बैंकें चालू जमा भी करती है, बचत जमा भी करती है, सावधि जमा भी करती है, उपयुक्त सभी। तो 22 का डी आंसर होगा। 23 भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये की नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी 2 रुपया या 2 से अधिक रुपए की मुद्रा आरबीआई सेंट्रल बैंक जारी करता है। तो 1 रुपये की बात हो रही है तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। 23 का बी। 24 केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार। तो जो केंद्रीय बैंक है वो केंद्रीय सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में काम करती है। केंद्रीय बैंक जो होती है, जो आरबीआई तो बैंकों का भी बैंक होती है, बैंकों का बाप होती है। नए नए नोट जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करती है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। तो 24 का डी होगा, इनमें से सभी। ये सारे कार्य जो आरबीआई के हैं। आगे बोल देते हैं। भारत में 14 बड़े अनुसूचित
व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में भी। 1969 में भारत में जो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 26 कीन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। तो 26 का ये आंसर होगा। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। 27 निवेश गुणक क्या होगा? यदि एमपीसी पर आपको कितना दिया 0.5 दिया है तो निवेश गुणक का मान पूछा गया है। के बराबर होता है 1/1 माइनस बी। जो 1 माइनस जो बी है वही हमारी एमपीसी है। वही क्या है? एमपीसी है। यानी 1/1 माइनस 0.5 हो जाएगा 1/1 में से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5 बराबर 1/0.5 का मतलब हुआ 5/10। हल कर देंगे 10/5 बराबर 2। तो निवेश गुणक का मान कितना जाएगा 2। तो 27 का आंसर होगा सी। 28 निम्न में से कौन सरकार का पूंजीगत व्यय? तो सरकार का पूंजीगत व्यय ब्याज का भुगतान ये भी है, मकान का क्रय ये भी है, मशीनरी व्यय ये भी है, यानी उपरोक्त सभी। 28 का डी आंसर होगा। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार द्वारा, मोल द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है विदेशी विनिमय का निर्धारण होता है। 29 का जो आंसर होगा डी होगा, मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा। तीसरा, निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के पूंजी खाते का घटक नहीं है? सरकारी सौदा है, प्रत्यक्ष निवेश ये भी है, पोर्टफोलियो निवेश ये भी है, एक पक्षीय अंतरण ये नहीं है। तो 30 का जो आंसर होगा वो डी होगा। एक पक्षीय अंतरण को जो है ये भुगतान शेष का विषय नहीं है। तो ये 30 प्रश्नों का सेट रहा। इन 30 प्रश्नों के सेट में से फाइनल एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए जो है इस सेट को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 5 सेट है जो प्रोजेक्ट परख है, इसके अंतर्गत जो 5 मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। 2 मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिए। कल मैं आपको तीसरा मॉडल पेपर हल करके बताऊंगा कि वो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।